रऊफ साहब क्या समझते हैं, आज की पिच हमें सपोर्ट करेगी और सीरीज आपको एक एक से बराबर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच है बड़ा क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि पाकिस्तान में भी ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि 98 फॉर 8 थे और 2 आखिरी विकटें और 50 प्लस रन चाहिए थे, मगर उसके बावजूद साउथ अफ्रीका मैच वो जीत गया। मगर ये जो जिस तरह आपने बात की है केप टाउन की और केप टाउन की पिच की, इसमें वहाँ पे 2 स्टेडियम्स हैं, एक बोलैंड का स्टेडियम है बोलैंड पार्क का, और एक है ये न्यूलैंड्स जहाँ पर आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और ये जो पिच है इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी वेरिएबल्स कंडीशन रही है, क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच यहाँ पे हुआ है वो हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। उसमें इंडिया जो पहली इनिंग थी उसमें साउथ अफ्रीका 55 रन्स पे आउट हो गया था इसी पिच के ऊपर, और उसके बाद जो इंडियन टीम थी वो 152 पे आउट हुई। फिर तीसरी इनिंग में 176 रन्स साउथ अफ्रीका ने किया, मगर इंडिया ने वो इजीली जो 80 रन्स थे वो चेज़ कर लिए। आज जो पिच मैंने देखी है उस पर जो ग्रास तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले उस पिच पर दिखाया जा रहा था कि ग्रास होगी और जो सीम बॉलर्स हैं उनको ये पिच सपोर्ट करेगी, मगर जब आज टेस्ट मैच शुरू हुआ तो उसमें बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा घास मौजूद नहीं थी। और इसी को देखते हुए जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने लास्ट मैच में जो केशवर महाराज थे जो उनके बड़े मेजर स्पिनर्स हैं वो इंजरी की वजह से नहीं खेल सके, उनको उन्होंने शामिल किया। और जो उनके जो 2 मेन पेसर्स थे जो कि लास्ट टेस्ट मैच में जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बोश ने की और पैटरसन ने की, दोनों ने मेरे 7 या 8 विकेटें भी ली थी, उनको भी ड्रॉप किया। और उनकी जगह पे मुफाका जो कि उनके एक अंडर 19 प्लेयर हैं और बड़ी फास्टेस्ट बॉलिंग करते हैं, उनको उन्होंने शामिल किया। आज उनका डेब्यू भी है, उनका आज डेब्यू भी है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो उनकी चेंजिंग है वो तो पिच के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने अभी तक इस पिच पे भी किसी किस्म के स्पिनर्स का रिस्क नहीं लिया। लास्ट मैच में भी कोई स्पिनर नहीं खेला था और इस मैच में भी अगेन उन्होंने कोई स्पिनर शामिल नहीं किया। रऊफ साहब क्या समझते हैं ये जो पिच है आज फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, को फायदा होगा? देखिए, डेफिनेटली ये पिच जिस तरह मैंने पास्ट इसका रिकॉर्ड बताया तो उसमें जो लास्ट मैच हुआ इस पिच पे उस पर तो बहुत ज़्यादा, उसमें जो फर्स्ट इनिंग थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन जो फास्ट बॉलर थे सिराज, उन्होंने 6 विकेटें ली थी, और सेकंड इनिंग में जो उनके मेजर बॉलर है प्रीमियर बॉलर बुमराह, उन्होंने 6 विकेटें ली है। तो इस पिच पे बिल्कुल उन्होंने उसको ऊपर से शेव कर दिया हुआ, मगर उसमें अभी भी जो 3 पहली विकेटें हैं उनसे 2 विकेटें पाकिस्तान के जो मीडियम पेसर्स हैं, खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली है और एक अब्बास ने ली है, 1 विकेट ली अभी तक उसने स्पिनर ने ली है। तो मेरा ख्याल है कि जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जिस तरह जो साउथ अफ्रीका ने उसको मुफाका को खिलाया, उसके बाद जैनसन है वो भी 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, रबाडा है 140 प्लस वो भी बॉलिंग करते हैं, मुफाका जो है वो 140 से 150 के दरमियान में उनकी पेस है। तो उन्होंने फास्टेस्ट जो अपने बॉलर्स हैं उन पे डिपेंड किया, मीडियम पेसर्स पे उन्होंने डिपेंड नहीं किया। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखें तो उसमें जो पाकिस्तान के चारों बॉलर्स खेल रहे हैं उनकी जो एवरेज पेस है 130 है, 120 से 130 तक पेस है। पाकिस्तान रिलाई मीडियम पेसर्स पर कर रहा है, जबकि साउथ अफ्रीकन जेन्युइन फास्ट बॉलर पर वो इन्हिसार कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो पिच है वो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की ये पिच लग रही है मुझे। अच्छा, इस पिच को अगर हम ज्यादा डिस्क्राइब करें तो पहले ही कहा जा रहा था ये पेसर्स की पिच है, लेकिन अब देखने में ये आया है कि ये स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करिए, तो इस पर क्या? देखिए, अभी टू अर्ली है, क्योंकि इस पिच का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। जो न्यूलैंड्स की जो क्रिकेट ग्राउंड है और ये पिच है, इसमें अभी तक जो हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग का स्कोर है उसमें जो एवरेज स्कोर है 321 है, जो सेकंड इनिंग का वो 290 है। फिर इसी तरह वेरी करता है कि जो थर्ड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसका जो एवरेज स्कोर 230, मगर फोर्थ इनिंग बड़ा इसमें सरप्राइजिंग खेलती है कि 160 जो एवरेज स्कोर इस पिच पे अभी तक हुआ है वो उसकी एवरेज 160 रन है। तो इसमें डेफिनेट मेरा ख्याल है कि जो स्पिनर्स हैं उनको आगे जाके जब तीसरा चौथा या 5वां दिन आएगा टेस्ट मैच का तो उसमें जो स्पिनर्स हैं उसको सपोर्ट करेगी इस पर। सही। अच्छा रऊफ साहब, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो आमिर जमाल को बार बार मौका दिया जा रहा है, पहले टेस्ट मैच में चल नहीं पाए, उन्हें दूसरा मौका दिया। अब दूसरी जानिब दूसरी अगर टीम की बात करें तो उनके जो एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डेब्यू भी किया, और मुफाका, और उसके बाद उन्होंने साइड पर कर दिया, तो हम क्यों बार बार मौका देते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारी जो बेंच है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमने प्लेयर्स डेवलप नहीं किए पास्ट। अगर आप 4-5 साल उठाकर देखें तो हमारे एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स थी जो कि सीनियर प्लेयर्स थे, उनको ही हम खिलाते रहे, वेदर वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, वही इस टीम का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। आप देखें कि
आपका जो कैप्टन शान मसूद है उनकी परफॉर्मेंस अगर पिछले 25 इनिंग्स की निकाल कर देखें तो बिल्कुल मामूली एवरेज है, उनकी 16 रन की एवरेज से वो पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे हैं। और दुनिया की आप किसी भी टीम में इस एवरेज के साथ कोई बॉलर बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद जो आपके सेकंड प्रीमियर बैट्समैन है बाबर आजम, उनका अगर आप 19 इनिंग्स उठाकर देखें तो उसमें उन्होंने लास्ट मैच में एक 50 की है, उसके अलावा उनकी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमने जो यंगस्टर थे उनको हमने डेवलप नहीं किया, उनको चांस हमने साथ नहीं दिया, उनको लेकर नहीं चले। इसी वजह से आप देखें कि जो आपने जिस तरह क्वेश्चन किया कि बोश थे, सॉरी मैं दुरुस्त कर दी, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। 81 रन उन्होंने किए पहले टेस्ट मैच में, फिर उन्होंने 6 विकेटें भी ली, मगर क्योंकि उसके बाद दूसरे जो पैटरसन थे उन्होंने भी 5 विकेटें ली थी पहले इनिंग्स में। मगर हुआ क्या कि देखें कि अब जो केप टाउन की या न्यूजीलैंड्स की जो पिच है ये सपोर्ट नहीं कर रही जो मीडियम पेसर्स हैं, तो उन्होंने फौरन उनकी जगह पे जो उनके स्पिनर है महाराज उनको शामिल किया और पैटरसन की जगह पे उनके जो फास्टेस्ट बॉलर हैं जो 19 साल के मुफाका हैं उनको उन्होंने टीम में शामिल किया। हम अभी तक आमिर जमाल को ही लिंगर ऑन कर रहे हैं, या बाकी जो बॉलर्स हैं या जो हमारे बैट्समैन है जो परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास बेंच पावर नहीं है या हम अच्छी टीम सेलेक्ट करके नहीं लेकर गए, तो हमें उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमने बाहर बिठाए हुए हैं, तो उस वजह से हम उनको चांस देने में हेजिटेट कर रहे हैं। हसीबुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं थे? देखिए आपको डेवलप करना होता है जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, तो जो आपके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर को डेवलप करने का वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। आप देखें कि उसको हसीबुल्लाह को मैं इसमें शुरू करता हूं जो आपकी PSL हुई है उसमें उसको पहले एक मैच खिलाया, उसके बाद उसकी जो नंबर था उसकी पोजीशन ओपन की थी उसको नंबर 6 पे खिलाया, दूसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दिए गए, 4 मैचेस में उसको अपने जो डोमेस्टिक है उसमें से आपने बाहर निकाल दिया, फिर वहां से आप उसको लेकर चले गए ऑस्ट्रेलिया, पूरा उसकी सीरीज में उसको आपने बाहर बिठा दिया, वहां से पाकिस्तान लाए फिर उसको बाहर बिठा दिया, फिर आपका हुआ चैंपियंस कप में वो विकेट कीपर है, आपने उसको और मोहम्मद रिजवान को एक ही टीम में सेलेक्ट कर लिया डोमेस्टिक की। अब उसमें या रिजवान खेल सकता था या हसीबुल्लाह, रिजवान सारे मैच खेल गया, हसीबुल्लाह ने 2 मैचेस खेले, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं थी, वहां से उठाकर आपने दोबारा उसको चांस दिया, तो उसमें इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं कर सका, आपने फिर बाहर उसको बिठा दिया। तो ये डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। आपने अगर किसी यंगस्टर को डेवलप करना है तो उसको फिर आपको उसकी जेन्युइन पोजीशन के ऊपर उसको चांसेस देने पड़ेंगे, जिस तरह बाकी दुनिया की बाकी टीमें चांसेस दे के अपने जो प्लेयर हैं उनको फ्लॉरिश करते हैं। अच्छा, 137 इस वक्त स्कोर हो चुके हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको कि कुछ टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को? देखिए बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो पहली इनिंग का जो सिर्फ अभी उनके जो है खिलाड़ी आउट हुए, 3 आउट हुए, और केप टाउन में ये है कि जो पहली इनिंग का स्कोर है वो उसकी जो एवरेज है वो 321 रन है, और मेरा ख्याल है कि अगर साउथ अफ्रीकन 300 प्लस रन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद अगर सेकंड और जो थर्ड इनिंग है उसमें बहुत ज्यादा स्कोर वेरी करता है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कैसा है? देखिए इसीलिए फैसला किया कि जो पहली इनिंग में बैटिंग करता है वहां पे वो हाईएस्ट रन वहां पे कर सकते हैं, मगर जैसे जैसे टाइम पास होता है या दिन गुजरते हैं, जब सेकंड थर्ड या फोर्थ डे आता है तो उसमें आपका जो स्कोर की एवरेज है इस पिच पे वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तीसरी के सामने रख के, क्योंकि उन्होंने एक स्पिनर भी अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने फिर अपने इसमें एक स्पिनर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन्होंने पहले बैटिंग की, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग ली है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अभी तक का जो उनका फैसला वो दुरुस्त साबित हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी रिवायत पाई जाती है कि स्पिनर्स को आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नहीं लेके जाया जाता, आखिर क्यों? मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें लेके नहीं जाया जाता। देखिए हम उसी तरीके से चलते हैं, जो एक लगा लिपटा हमारा एक तरीका होता है, हम उसमें कोई चेंज वगैरह तो करते नहीं है। तो आप देखें कि अब साउथ अफ्रीकन के पास ऑप्शन थी, एक पिच स्पिनर्स की स्पोर्टिंग पिच आई तो उन्होंने स्पिनर उसमें शामिल कर दिया। तो हमने सिर्फ इसलिए कि हमारा जो प्रीमियर स्पिनर था साजिद खान, जिसने इंग्लैंड को यहाँ पे आउट क्लास किया था, उसने 2 टेस्ट मैचेस में 19 रन लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवाई इंग्लैंड से, बल्कि उसने अपना पार्ट भी उस पर प्ले किया, बैटिंग में भी उसने 60 रन की बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली। तो हमने उसको, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर एक चाहे कहीं भी स्पिन पिचेज हैं या फास्ट पिचेज हैं, अगर कोई स्पिनर या बॉलर परफॉर्म करता तो आपको उसको साथ उस सीरीज में कैरी करना चाहिए, मगर हमने उसको उसको 19 विकेटें लेने के बाद उसको टीम से ही ड्रॉप कर दिया, उसको पाकिस्तान छोड़कर चले गए। हमारे जो कोच है उन्होंने क्या पाकिस्तान को बताया जी कि हम, क्योंकि साउथ अफ्रीकन पिचेस सीम बॉलर को फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, इस वजह से हमने उनको ड्रॉप किया। अब अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए केप टाउन की एक जेन्युइन स्पिन बॉलिंग पिच भी आई है, उस पर भी उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि अना की तस्कीन के लिए कि मेरा जो फैसला है कि मैंने उसको ड्रॉप किया और स्पिनर शामिल नहीं किए, उस फैसले की जस्टिफिकेशन हो जाए। पाकिस्तान मैच हारता रहे, सीरीज हारता रहे, मगर मेरा जो फैसला उस पर एक
उसको मैं अपना किसी तौर पे उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की अभी आपने बात की, एक नारा भी आजकल बुलंद हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को इससे, तो देखा जाए प्रीवियस रिकॉर्ड तो नुमान, साजिद, कामरान गुलाम, इब्रार वगैरह ने मैच भी बहुत ज़्यादा जितवाए, तो क्या ये काम आ सकता है आगे? देखिए बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आपने टेस्ट सीरीज खेलनी होती है तो फिर आपको जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो कंटिन्यूस परफॉर्म करते हैं उनको आपको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। क्योंकि आप देखें कि आपकी जो ये टेस्ट टीम है, मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैट्समैन को वैलिड मानता हूँ, वो साउथ शकील है, जिसकी वजह से आप मैचेस जीत रहे हैं, आप फतह के नज़दीक पहुँचते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है, जो पाकिस्तान का जिसने सारा का सारा एक सिनेरियो क्रिकेट का चेंज किया, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार जाता तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट भी चेंज हो जाती और टीम का कैप्टन भी चेंज हो जाता। मगर आपको बचाया किसने? एक साउथ शकील ने बचाया और दूसरा आपको जो आपके स्पिनर थे साजिद खान, उन दोनों ने। साउथ शकील ने 150 प्लस की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जब आपके सारे बैट्समैन नाकाम हो गए, वरना आपको साउथ इंग्लैंड यहाँ पर टेस्ट सीरीज हरा के जाती और आपकी ये मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका भी ना जाती। अब साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी साउथ शकील ने 86 रन किए। अब वो स्कोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मैच्योर है, वो जिस तरह आपने बात की है डोमेस्टिक की, उसने लंबा डोमेस्टिक में टाइम गुजारा हुआ, उसने बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे किए हुए हैं। तो हमारा होता है क्या कि जिस तरह कामरान गुलाम था, इसको हमने 4 साल डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, हमने इसको चांस नहीं दिया, हम अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर चलते रहे। अब उसको चांस दिया, उसने वनडे में भी सेंचुरी स्कोर कर दी डेब्यू पे और टेस्ट मैच में भी डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर कर दी, तो उसने जस्टिफाई किया। फिर जो आपके परफॉर्मर थे नुमान अली और साजिद खान, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको आपने चांस दिया, उन्होंने अपनी जस्टिफाई की पोजीशन। मोहम्मद अब्बास पिछले 4 साल से आपने उसको बाहर बिठाया, उसको वापस लाया, डोमेस्टिक खेलता रहा, उस परफॉर्म करता रहा, जैसी टीम में आया उसने जस्टिफाई की। मगर जिनको ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके जिनकी सिलेक्शन करते हैं बगैर परफॉर्मेंस के, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें डोमेस्टिक, एक तो हमें एक कम्पिटेटिव डोमेस्टिक करवानी चाहिए और दूसरा जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट डेफिनेट देनी पड़ेगी। सही, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।